लास्ट कपल ऑफ ईयर से मुझे लग रहा है पूरी दुनिया का कलेक्टिव बुरा टाइम चल रहा है। जब से कोविड आया था, पहले कोविड आ गया, फिर उसके बाद रशिया यूक्रेन की वॉर शुरू हो गई, फिर वो वॉर अभी चल ही रही थी कि इसराइल पैलेस्टाइन का सिचुएशन शुरू हो गया, और उसके अलावा भी इकोनॉमिक इश्यूज और इधर उधर के छोटे मोटे पंगे पूरी दुनिया में चल ही रहे हैं। अगर आप देखोगे छोटी छोटी वॉर्स जैसे आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच में, आई थिंक कि दोबारा से वॉर स्टार्ट होने वाली है। इस सब के बीच में जस्टिन ट्रूडो जी जो हैं, वो एक ऐसा गिफ्ट है दैट कीप्स ऑन गिविंग। और उन्होंने फिर से जो डिप्लोमेटिक राव शुरू किया था अपने एंड पे, उसका एक नया स्टेज आ गया। जब भी आप सोचते हो कि अच्छा अब ये मैटर ख़त्म हो गया, तो शायद दोबारा से इसमें वो आ जाती है, गर्मी जिसे कहते हैं। तो अभी उन्होंने एक और बयान दिया इंडिया के बारे में। उसके ऊपर प्रशांत धवन जी की एक वीडियो है, वो वीडियो देखते हैं और बात करेंगे। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। अब भारत और कनाडा के बीच में जो इश्यूज हैं, ये अब सिर्फ निज्जर की किलिंग तक सीमित नहीं रहे। रिसेंटली जस्टिन ट्रूडो ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने ये कहा है कि पूरी दुनिया को चिंतित होना चाहिए ये देख कर के भारत क्या कर रहा है। इन्होंने कहा है कि ऑलरेडी कई कंट्रीज बहुत ज्यादा चिंतित हैं इंडिया के एक्शंस देखकर। अब पूरी दुनिया को भी इस इशू को रेज करना चाहिए। नाउ अगेन, ये निज्जर की किलिंग के बारे में बात नहीं कर रहे, अब ये बात कर रहे हैं कि किस तरीके से इंडिया ने कनेडियन डिप्लोमेट्स को बाहर भेज दिया था इंडिया से, और ये कहा था कि जो कनेडियन हाई कमीशन है, जो कनेडियन डिप्लोमेट्स हैं इंडिया में, इनको अपने नंबर कम करने होंगे। तो इस बात को लेकर ना जस्टिन ट्रूडो बहुत ज्यादा गुस्सा है। और इंटरेस्टिंगली यूके, यूएस और कुछ और कंट्रीज हैं, ये आज के समय कनाडा को सपोर्ट कर रही हैं। ये कह रही हैं कि जिस तरीके से कनेडियन डिप्लोमेट्स को निकाला गया है भारत से, ये ठीक नहीं है। इंडिया ने सही एग्जाम्पल यहाँ पर सेट नहीं किया। भारत का मानना यह है कि इंडिया ने कोई भी इंटरनेशनल कानून नहीं तोड़ा, और वियना कन्वेंशन के हिसाब से, अभी आपको बताऊंगा वियना कन्वेंशन क्या है, उसके हिसाब से इंडिया के जो एक्शंस हैं बिल्कुल जस्टिफाइड है और करेक्ट है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि इशू क्या है, क्यों ये कह रहे हैं कि यूके ने और यूएस ने सपोर्ट किया है कनाडा की इस बात को कि इंडिया कुछ ठीक नहीं कर रहा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि इन्होंने खुद ही बताया, वियना कन्वेंशन के हिसाब से कुछ गलत नहीं है। नंबर ऑफ़ डिप्लोमेट्स की पैरिटी होनी चाहिए। चक्कर ये है कि हम हैं बहुत बढ़िया लोग, अपने मुंह से नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैंने दुनिया में घूम कर देखा है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है ना, वहाँ के लोग एक्चुअली बहुत ही इनवाइटिंग होते हैं, बहुत ही नेचुरली गुड नेचर्ड होते हैं, हेल्पफुल होते हैं। आप कह सकते हो कि शांत या सौम्य नेचर के होते हैं। इवन मैं, हमारी बनती नहीं है इतनी ज़्यादा पाकिस्तान वगैरह के लोगों से, लेकिन इवन उनके बारे में भी मैं ये बात कहूँगा कि रिलेटिवली अगर आप दुनिया में जाओगे ना, कभी अफ्रीका में घूमने जाना या इवन लाइक फ्रांस जैसी कंट्रीज़ में घूमने जाना, एक एवरेज रोड पे चलने वाला बंदा जो होता है ना, रूड नेचर का होता है जनरली। जनरल बात बता रहा हूँ, अच्छे लोग हर जगह होते हैं ऑफ कोर्स। हमारे वहाँ लोग जनरली काफ़ी इनवाइटिंग हैं और बाय डिफ़ॉल्ट नाइस होते हैं। और ये नाइसिटी हमारी डिप्लोमेटिक रिलेशन में भी दिखती है। ठीक है भाई, भेज दो हमसे 3 गुना डिप्लोमेट जितने हमने तुम्हारी कंट्री में रखे हुए हैं, तो मुझसे 3 गुना भेज दो हमारी कंट्री में, हमें कोई दिक्कत नहीं है। उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि बहुत बड़ी संख्या में लोग कनाडा जाना चाहते हैं और उनको प्रोसेस करने के लिए कनाडा को ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है हमारे यहाँ। बट अब तो वीज़ा एप्लीकेशन ऑनलाइन होती हैं। कनाडा की वीज़ा एप्लीकेशन ऑलमोस्ट 10 साल से ऑनलाइन जाती है, तो आप वहाँ बैठ के भी प्रोसेस कर सकते हो उन इन्फॉर्मेशन को। आप इंटरव्यूज़ तो लेते नहीं हो कैंडिडेट का, जैसे यूएस लेता है। तो बहुत सारे बंदे ये डिप्लोमेट्स की शक्ल में घुसा देते हैं जो स्पाइस होते हैं, और यूके और यूएस को बुरा लगेगा ही, क्योंकि ये इनके बंदों को अपनी इंटेलिजेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं और अपने बंदों को इनकी इंटेलिजेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इनका फाइव आइज का संगठन है। तो हमें ज़्यादा ना, हम, मुझे लग रहा है ना गवर्नमेंट इसकी कोई चिंता करती है और ना हमें करनी चाहिए। के और यूएस इस हद तक कनाडा के डिफेंस में उतर आए हैं। यूके ने तो ये भी कह दिया कि हम इंडिया के डिसीजन से एग्री नहीं करते। सो बहुत कुछ यहाँ पे वी डोंट केयर आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि जो फाइव आइज ग्रुप है, जो काफी न्यूज में रहता है आज के समय, इसमें जो पांचवा मेंबर है वो कौन सा है? जो चार मेंबर्स हैं ये आपके सामने हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके और यूएसए। बताइए पांचवा मेंबर फाइव आइज में कौन सा है? न्यूजीलैंड, इजराइल, आयरलैंड, न्यूजीलैंड या साउथ अफ्रीका? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। नाउ जस्टिन ट्रूडो ने रिसेंटली जो स्टेटमेंट्स दिए, उसमें एक बात आप नोट करोगे, बहुत ही अजीबोगरीब इनकी एक लाइन है। इन्होंने ये कहा है कि इंडिया आज के समय जिंदगी मुश्किल कर रहा है मिलियंस ऑफ लोगों के लिए जो इंडिया में भी रहते हैं
और कनाडा में भी रहते हैं। नाउ यहाँ पे आपको सोचना होगा कि इंडिया में जो लोग रहते हैं उनके लिए जो मुश्किल है उसकी टेंशन जस्टिन। आप क्यों ले रहे हो उसकी टेंशन? आप अपनी कंट्री की टेंशन लो। आपकी कंट्री के बहुत बुरे हाल है इस टाइम। लोगों को घर नहीं मिल रहे, आपने मिलियंस ऑफ रिफ्यूजी घुसा लिए हैं और वो रिफ्यूजी रह रहे हैं ब्रिज के नीचे। उनकी सोचो पहले। ट्रूडो को क्यों हो रही है? वेल देखो, यहाँ पर इशू मेन ये है, इंडिया ने कहा है कि जितने डिप्लोमेट्स हमारे हैं आपके देश में, आप भी उतने ही डिप्लोमेट्स रखोगे हमारे देश में। ऐसा नहीं होगा कि भारत के 20 डिप्लोमेट्स हैं कनाडा में और कनाडा 60 डिप्लोमेट्स लेकर बैठा है इंडिया में। अब यहाँ पे आप पूछोगे मगर कनाडा ने इतने सारे डिप्लोमेट्स डंडा जैसे टाइट होता है ना, वैसे वैसे इनकी चून निकलनी ज़्यादा शुरू होती है। इंडिया में रखे क्यों थे? देखिए, इसका बहुत ही सिंपल आंसर है। इंडियन स्टूडेंट्स बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्चते थे कनाडा में पढ़ने के लिए और ये एक बहुत ही बड़ा सोर्स ऑफ इनकम था कैनेडियन यूनिवर्सिटीज के लिए और कनाडा की इकोनॉमी में भी इससे बिलियंस ऑफ डॉलर्स इंडिया से जाते थे कनाडा में। मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। एक रीसेंट स्टडी के हिसाब से अगले साल 2024 में जो आई गया, 2024 में ना इंडियन स्टूडेंट्स भारत से बाहर पढ़ने के लिए 80 बिलियन डॉलर्स खर्चने वाले हैं। जी हाँ, भारत से बाहर पढ़ना बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। आप इमेजिन करिए 80 बिलियन यूएस डॉलर्स जो हमारे रेमिटेंसेस है ना, मतलब के भारत से बाहर जो वर्कर जाते हैं काम करने के लिए, वो जितना पैसा भेजते हैं इंडिया में, उस अमाउंट को आप अगर देखो तो 100 से लेकर 110 120 बिलियन डॉलर्स के आसपास आपको मिलेगा। अब सोच कर देखो, जितना पैसा इंडिया में वो ला रहे हैं, जितने डॉलर्स इंडिया में वो ला रहे हैं, 80 बिलियन डॉलर्स जो है इंडियन स्टूडेंट्स बाहर खर्चेंगे। तो अगेन ये बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है इंडियन स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करना। और कनाडा ये जानता है कि सिंस इनके जो डिप्लोमेट्स हैं इंडिया में, इनका नंबर अब बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, कनाडा टाइम पर अब स्टूडेंट वीजाज इशू नहीं कर पाएगा। एक इशू अब ये भी आ गया है कि कनाडा के जो काउंसलेट्स थे मुंबई में, चंडीगढ़ में और जगह, ये भी अब बंद हो चुके हैं। कल को अगर किसी इंडियन को कनेडियन वीजा चाहिए तो उसे सीधा पहले दिल्ली आना होगा और उसके बाद पूरा प्रोसेस आगे बढ़ेगा। तो जस्टिन नहीं, कहीं नहीं जाना होता यार। जितनी मेरी नॉलेज है, और मेरी नॉलेज पर्सनल इन्फॉर्मेशन से है, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से, मैंने खुद ये चीज़ की हुई है। आपको कहीं जाना नहीं होता। कनाडा के वीज़ा की यूजुअली इंटरव्यू नहीं होता, आपको जस्ट अप्लाई करना होता है और वो एप्लीकेशन पूरी की पूरी ऑनलाइन हो जाती है। उसका कोई पेपर प्रोसीजर करने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन अप्लाई करो जहाँ पे भी हिंदुस्तान में आप बैठे हो या दुनिया में बैठे हो। और अगर उन्होंने डिटरमिन नहीं किया इस चीज़ को कि आपको उनका इंटरव्यू लेना है या उनको आपका इंटरव्यू लेना है, तो ज़रूरत नहीं है आपको उनके काउंसलेट या किसी भी जगह जाने की। तो आई डोंट नो, किसी को अगर बेटर अंडरस्टैंडिंग है तो वो मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। लेकिन एज़ फार एज आई नो, जो सिस्टम है कैनेडियन वीज़ा का, वो सारा ऑनलाइन है। और उसके लिए इंडिया में होने की, मतलब वो तो मैं उसकी तो मुझे श्योरिटी है, बट उसके लिए किसी व्यक्ति का इंडिया में होना उस एप्लीकेशन को जज करने के लिए कितना ज़रूरी है, ये मुझे क्वेश्चनेबल लग रहा है। क्योंकि मुझे नहीं लगता। किसी को ज़्यादा पता हो तो बता सकते हैं मुझे। ट्रूडो को देखो, मेन जो गम है वो यही है कि जो 80 बिलियन डॉलर्स इंडियन स्टूडेंट्स 2024 में खर्चने वाले थे ना, अब इसका कम हिस्सा जाएगा कनाडा को। नहीं तो इससे पहले इसका एक बड़ा चंक, बताया जाता है 10 से लेकर 20 बिलियन डॉलर्स के आसपास का जो चंक है, ये जाता था कनाडा में। बट अब कनाडा को ये पैसा नहीं मिलेगा। तो देसी भाषा में अगर हम कहें तो ये जो एक्शन रिसेंटली लिया गया है ना, इससे कनाडा की जो कमाई है उसको इम्पैक्ट होता है। और इसलिए हम देख रहे हैं कि यूएस और यूके ये दोनों खड़े हो गए हैं कनाडा के पीछे। क्योंकि ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ ये प्रीवियस वीडियो में, जो एंग्लो सैक्सन बेस्ड कंट्रीज हैं, कनाडा, यूके, यूएस, चाहे एक बार को आप कह लीजिए, इन कंट्रीज में आज के समय और रेसेस के लोग भी रहते हैं, मगर जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है यहाँ पर ये एंग्लो सैक्सन रेस की है। ये लोग आपस में बहुत ही ज्यादा करीबी रिलेशंस बनाकर रखते हैं। एक को तकलीफ होती है तो बाकी एंग्लो सैक्सन कंट्रीज भी उस कंट्री के डिफेंस में आते हैं। तो सिंस कनाडा के लिटरली मैं इस चीज़ से मैं बाय द वे बुरा नहीं समझता। अच्छी बात है वो लोग मिल के रहते हैं, ऐसे ही मिल के रहना चाहिए। ये इंस्पिरेशनल चीज़ है, अच्छी बात है। आप सारे एक एंग्लो सैक्सन बैकग्राउंड को बिलोंग करते हो और आप पूरी दुनिया में एक ग्रुप के तौर पे रहते हो। आपने अपनी कंट्रीज़ को अच्छे से डेवलप किया है। लोग कहेंगे कॉलोनियलिज्म ये वो करके डेवलप किया, कर लिया ना, तुम कर लेते भाई, तुम्हारे अंदर इतना गूदा है। तो मैं सही मानता हूँ, सही कर रहे हैं ये, बिल्कुल। कहूंगा पेट पे लात पड़ रही है तो बाकी कंट्रीज भी कह रही हैं कि ये देखिए गलत है, जो डिप्लोमेट्स को निकाला गया ये ठीक नहीं है। जबकि एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं, कनाडा में आज के समय जो ऑपोजिशन के लीडर हैं, देखो जो पीएम है कनाडा में वो तो है जस्टिन ट्रूडो, मगर कनाडा में जो ऑपोजिशन पार्टी है, आप कह लीजिए जो राइट विंग पार्टी है, उनके मेन लीडर है पियर। इन्होंने एक बात कही है
इन्होंने कहा है कि जस्टिन ट्रूडो ने अकेले इंडिया के साथ रिलेशंस खराब किए हैं। मैं जब कनेडियन पीएम बनूंगा तब इंडिया के साथ मैं रिलेशंस रिस्टोर करके दिखाऊंगा। तो अगेन देखो, कनाडा के ही बहुत सारे पॉलिटिशियंस ये मान रहे हैं कि जो कुछ भी हो रहा है ना, ये चेंज किया जा सकता है। इंडिया के साथ बेहतर रिलेशंस ये मेंटेन कर सकते हैं अगर जस्टिन ट्रूडो की जो पॉलिसी है ये फॉलो ना की जाए। तो अगेन यूके और यूएसए ने कुछ कहा है, इसको लेकर ज्यादा चिंतित होने की बात है नहीं। ये इन स्टेटमेंट्स के अलावा यूके और यूएस और कुछ कनेडियन गवर्नमेंट के सपोर्ट में नहीं करने वाले। नाउ फिर हम आते हैं कि क्या भारत ने कोई इंटरनेशनल लॉ तोड़ा है, क्या ये कोई इंटरनेशनल ट्रीटी के अगेंस्ट है कि आप अगर किसी कंट्री को ये कहो कि आपके जो डिप्लोमेट्स हैं ना हमारे देश में, इनको निकालो, आप इनको बाहर निकालो, सब डिप्लोमेट्स को नहीं, कुछ। जो पियर पोलिएवरन है, जो इनके ऑपोजिशन के लीडर हैं, वो सो फार मैंने उनका जितना भी उनके इंटरव्यूज़ या मटेरियल देखा है, बहुत ही लॉजिकल और लाइक स्ट्रॉन्ग लीडर के तौर पे अपीयर होते हैं, लॉजिकल सेंसिबल इंसान के तौर पे। और जस्टिन ट्रूडो जो है, अगर आप, मैं तो क्योंकि बहुत पहले से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में कहा है। इवन जॉन पीटरसन, जो कि आई गेस दुनिया के सबसे मशहूर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, कि ये बंदा जो है ये नार्सिसिस्ट है एक नंबर का। कनाडा के लोग बहुत अच्छे हैं, कंट्री बहुत अच्छी है, ठीक है, बट ये बंदा पर्सनल लेवल पे एक नार्सिसिस्ट है और ये लीड कर रहा है इस वक्त कंट्री को। और कनाडा में जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसके पास एक्चुअली पावर बहुत ज़्यादा होती है रिलेटिवली दूसरे दुनिया के लीडर्स के मुकाबले में। तो इसलिए ये बंदा एनडीपी का इसको सपोर्ट में मिला हुआ है इंडिया के अगेंस्ट। तो जगमीत सिंह जो इसका सपोर्टर है वो भी फुल सपोर्ट कर रहा है, करो जो मर्जी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इनफैक्ट वहाँ के जो खालिस्तानी पॉपुलेशन है उनका उन लोगों की इसको सपोर्ट ही मिलेगी, बैक थापी मिलेगी बैक पे, अगर ये ऐसा इंडिया के अगेंस्ट करता है। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। डिप्लोमेट्स का नंबर आप कम करिए। क्या ये वियना कन्वेंशन के अगेंस्ट है? देखिए, वियना कैपिटल है ऑस्ट्रिया देश की, ये एक यूरोपियाई देश है। और यहाँ पर ना 1964 में एक ट्रीटी सामने आई थी जिसका नाम था द वियना कन्वेंशन। इस इंटरनेशनल ट्रीटी में ये बात लिखी है कि डिप्लोमेट्स को क्या इम्यूनिटी दी जाएगी, डिप्लोमेट्स को क्या पावर होगी। क्योंकि ये बात तो आपको पता होगी कि अगर इंडिया का कोई डिप्लोमेट जाता है यूएसए में या जापान में, तो वहां पर जो कानून है वो डायरेक्टली उस पर लागू नहीं होंगे, उनको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिलती है। तो ये सब बातें, उसके अलावा डिप्लोमेट्स का कंडक्ट कैसे होगा, किस तरीके से कंट्रीज एक दूसरे के डिप्लोमेट्स को ट्रीट करेंगी, ये सारी बातें आपको वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस में मिल जाएगी। तो कनाडा कह रहा है कि इसका वायलेशन किया है इंडिया ने। नाउ इंडिया ने इसकी जवाब में सिंपली एक बात बोली है कि देखो, इस कन्वेंशन का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 11.1, इसमें साफ साफ लिखा है कि अगर दोनों कंट्रीज के बीच में कोई स्पेसिफिक एग्रीमेंट नहीं है कि कितने डिप्लोमेट रहेंगे आपके यहाँ, कितने डिप्लोमेट रहेंगे हमारे यहाँ, तो एक कंट्री कह सकता है कि दूसरा देश अपने जो टोटल डिप्लोमेटिक मिशन का साइज है ये अपनी लिमिट में रखे। ये बात कैटेगोरिकली लिखी है। इंडिया ने साफ साफ ये कह दिया है, हमने आपका जो मेन एम्बेसडर है, जो आपका हाई कमिश्नर है, उसे नहीं कहा कि जाओ, हमने ये नहीं कहा कि अपनी जो सारी एम्बेसीज है बंद कर दो। हम सिंपली ये कह रहे हैं कि जो साइज है अपने मिशन का वो उतना ही रखो जितनी आवश्यकता है आपको। नहीं तो आप सोच कर देखो, कल को कनाडा 1000 डिप्लोमेट्स इंडिया। ऐसा ये बात है, मैंने एक बार पहले वाली वीडियो में भी कहा था, जस्टिन ट्रूडो की कोई भी बात सुन लो, या इनकी गवर्नमेंट की, जो इनकी लेफ्टिस्ट, एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट या लेफ्ट के किसी भी बंदे की कोई भी बात सुन लो, रेट्रिक बात होती है हमेशा, जी ऐसा हो रहा है, जी ऐसा हो रहा है। एक कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, कोई डेटा नहीं देंगे, कोई लॉ नहीं साइट करेंगे, सिर्फ और सिर्फ रेट्रिक पे बात करते हैं, स्पेशली जस्टिन ट्रूडो और इसकी गवर्नमेंट। यहाँ पे स्पेसिफिकली एक लॉ है, कहाँ पे लिखा है, साइट किया हुआ है, साइट करके हमारी गवर्नमेंट ने बताया भाई ये लॉ है और इसको हम फॉलो कर रहे हैं अकॉर्डिंग। हमें ना कि सिर्फ हम वॉयलेट नहीं कर रहे, इनफैक्ट हम फॉलो कर रहे हैं सही तरीके से। इंडिया में डिप्लॉय कर, इनको कौन रोकेगा? कहीं तो कुछ एक लिमिट होगी ना। इंडिया कहेगा कि देखिए जितनी नीड है, जितना एक रीजनेबल नंबर होना चाहिए, उतने डिप्लोमेट्स यहाँ पे आप रखिए। आप जरूरत से ज्यादा डिप्लोमेट्स इंडिया में क्यों डिप्लॉय करके बैठ गए हैं? तो इंडिया ने सिंपली ये कहा है कि हम आपको ऐसा नहीं है कि रिलेशन तोड़ रहे हैं या फिर हम कह रहे हैं कि बस इंडिया से निकल जाओ। हम सिंपली ये कह रहे हैं कि जितने डिप्लोमेट्स इंडिया के हैं कनाडा में, सेम नंबर आप भी रखो। बट कनाडा को इसको लेकर काफी चिंता है, क्योंकि कनाडा के जो डिप्लोमेट्स हैं इंडिया में, ये प्राइमरली काम करते थे वीजा प्रोसेसिंग का। जो इंडियन स्टूडेंट्स
करोड़ों रुपए खर्चना चाहते हैं कनेडियन यूनिवर्सिटीज पर। ये जो पूरा प्रोसेस है ये कनाडा के जो डिप्लोमेट्स हैं यही फैसिलिटेट करते थे। अब डिप्लोमेट कम हो गए हैं तो भारत से जो ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं ये कनाडा में कम जाएंगे तो बहुत ज़्यादा स्लो पेस पे जाएंगे। तो इसलिए जस्टिन ट्रूडो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है और आई थिंक आने वाले इलेक्शन में ना जो नहीं, दोबारा से अगर किसी को इसके बारे में कॉन्ट्रेरी नॉलेज है तो मुझे बताओ, लेकिन जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है ये सारी जो एप्लीकेशन होती है ये सारी होती है ऑनलाइन। ऑनलाइन एप्लीकेशन के बारे में जो वीज़ा ऑफिसर है वो उसे कनाडा से बैठ के भी वो उतनी ही बड़ी स्टाफ या उससे ज़्यादा नंबर में स्टाफ कनाडा के अपने ऑफिस में बिठा सकते हैं। आई थिंक CIS, क्या CIS ही है, समथिंग लाइक कैनेडियन इमिग्रेशन एंड रिफ्यूजी, IRCC सॉरी, उनकी एजेंसी है, उसका नाम है। पहले CIC होता था, अब IRCC हो गया। IRCC के बिल्डिंग में उतने ही एजेंट या फिर वीज़ा ऑफिसर्स बिठा के वहाँ पे प्रोसेस कर सकते हैं। वैसे भी जो वेरिफिकेशन, लोकल वेरिफिकेशन वगैरह का काम होता है वो इंडियन लोकल स्टाफ ही करता होता है एम्बेसीज़ के अंदर या हाई कमीशंस के अंदर। तो आई डोंट थिंक ये, मुझे पर्सनल लगता है कि जो लो लेवल का स्टाफ होता है वो ज़्यादातर इनकी जो इंटेलिजेंस है, पता नहीं उसका भी नाम CRA या कुछ ऐसे ही है, उस उन लोगों के भी लोग होते हैं। और क्योंकि इनका अलायंस है फाइव आइज़ का, तो ना सिर्फ वो बेनिफिशियल होते हैं कनाडा के लिए, बल्कि इनके जो अलायंस मेंबर्स हैं UK USA इनके लिए भी, कि अगर उनको इंडिया में किसी तरीके की गुप्तचरी करनी है तो वो कर सकते हैं, जासूसी करनी है तो कर सकते हैं। अभी भी सेनकाकू आइलैंड जो जापान के हैं उसके ऊपर फ्लाई कर रहा था तो चाइना भड़क गया था उस बात के ऊपर। हालांकि चाइना भी एक अलग ही कार्टून है, बट भड़क गया था वो इन पे कि भाई तुम क्यों करने आए हो। तो इसने कहा था कि हम UN की प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं, और वो कर रहे थे बेसिकली, वो जो सर्विस वो कर रहे हैं वो बेसिकली USA के काम आती है, चाइना पे नज़र रखने के लिए या नॉर्थ कोरिया पे नज़र रखने के लिए। तो और क्या पता वहाँ से वो चाइना पे भी नज़र रख रहे हो। तो ये बेसिकली एक ही एंटिटी है, उसको आप सेपरेट एंटिटी के तौर पे स्पेसिफिकली इंटेलिजेंस के वर्क में नहीं देख सकते। जो कनाडा में बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो बहुत सारे यूनिवर्सिटीज के डोनर्स हैं वहां पर, वो भी जस्टिन ट्रूडो के अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे। वो कहेंगे कि इस आदमी की पॉलिसी की वजह से बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स जो हमारे यहाँ आते थे पढ़ने के लिए अब नहीं आ पा रहे। इन्हें क्या आवश्यकता थी इंडिया के साथ रिलेशंस इस हद तक खराब करने की। तो देखिए ये बस अभी कुछ टाइम की बात है और ये इशू काफी हद तक जस्टिन ट्रूडो तक ही सीमित है। मोस्ट प्रोबेबली कनाडा में जब एक ऑपोजिशन पार्टी पावर संभालेगी, इंडिया कनाडा के रिलेशंस वापस स्ट्रांग हो जाएंगे। बट हाँ, बीच में वीजा प्रोसेसिंग में एक्स्ट्रा टाइम लग सकता है ना। फाइनली वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि फाइव आइज जो कंट्रीज हैं इनमें पांचवा देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड। ओके, यूके, वीडियो खत्म हो गई है बेसिकली। इसमें न्यूजीलैंड है, अगर आपको आंसर वैसे तो पता ही होना चाहिए, फाइव आइज इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री। हालांकि आयरलैंड भी एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री ही है, और साउथ अफ्रीका, बट लोकल लोग शायद वहाँ की दूसरी लैंग्वेजेस बोलते हैं, जैसे कि अफ्रीकांस बोलते हैं आई थिंक साउथ अफ्रीका में। बट एनीवे वो एक डिफरेंट टॉपिक है। एक द फिफ्थ एस्टेट नाम से करके ना एक डॉक्यूमेंट्री है जो कि कैनेडियन चैनल CBC या किसी ने बनाई है। हालांकि CBC एक बड़ी टुच्चे लेवल का न्यूज़ चैनल है। इंडियन स्टूडेंट्स को कैसे स्कैम करते हैं कैनेडियन यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस, वो देखना आप जाके, तो आपको रियलाइज़ होगा कि कैसे ये जूस निकालते हैं, यहाँ पे बंदे भेजते हैं अपने इंडिया में कि स्टूडेंट्स उठाने के लिए। लिटरली उनके लिए एवरी स्टूडेंट एक मनी मेकिंग गूज है। गूज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कनाडा में गूज काफ़ी मनी मेकिंग मुर्गी है, तो वो डॉक्यूमेंट्री काफ़ी एनलाइटनिंग है इस पूरे कनाडा का जो बेसिकली एजुकेशन स्कैम है, कि वो कहीं और की एजुकेशन को रिकॉग्नाइज ही नहीं करते, कैनेडियन एजुकेशन को ही रिकॉग्नाइज करते हैं, और उसके बाद भी कोई बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं है कनाडा में जो आप एजुकेशन लेते हो। बेसिकली लोग बहुत छोटी छोटी और जॉब्स ही करते हैं उसके बाद भी। एनीवे, जस्टिन ट्रूडो जी का ज़बरदस्त कैरेक्टर एज ए लीडर। सिर्फ हम परेशान नहीं हैं इनसे, या परेशान क्या कह लो, हम सिर्फ अनॉयड नहीं है, इनकी जो कंट्री के खुद के लोग हैं ना वो बहुत बुरी तरीके से इस बंदे से परेशान है। तो देखो मोस्ट लाइकली ये बंदा शायद लूज़ कर जाए और PM ना रहे वहाँ का। कनाडा के लिए भी अच्छा होगा और मेरे ख्याल से हमारे लिए और बाकी दुनिया के लिए भी यही अच्छा होगा।